रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज अबाउट 1000, जिसका मतलब होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अबाउट 1000 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन एयर वैक्यूम। तो आपको ध्यान रखना, तो आप लिख सकते हैं रिलेटिव, प्लीज लिखिए रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव permeability of ferromagnetic materials, ferromagnetic substances or materials, ferromagnetic substance is about 1000, is about 1000. Mu r is equal to 1000. हम चाहें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी और परमिबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टेबल है जो आपको बनाना, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहां पे हमने क्या किया, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ले लिया, यहां पे हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फिर यहां पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और आखिरी में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। आप हम लोग पढ़ चुके हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, तो होती है लेस देन 1। तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी लेस देन 0, सॉरी नेगेटिव होती है, ठीक है। और -1 मैक्सिमम, मिनिमम -1 हो सकती है, जिसको हम लोग परफेक्ट डायमैग्नेटिक्स बोलते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, 0 से -1 के बीच में होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है म्यू आर, वो 1 से 0 के बीच में होती है। और इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है नंबर 3, वो वैक्यूम की परमिबिलिटी से भी कम होती है, म्यू नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि ये जो है 0 से ज्यादा होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, बट 0 से एप्सिलॉन के बीच में होती है। एप्सिलॉन जो है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एप्सिलॉन, इट्स नॉट एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 मतलब होता है वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जबकि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। इनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है म्यू आर, वो 1 प्लस एप्सिलॉन से लेके 1 के बीच में होती है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिबिलिटी से ज्यादा होती है। तो जहां तक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात है तो इनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है 1 से, और इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू जो है वो वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिबिलिटी से भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप इसको याद रखिएगा। आप चाहे तो टेबल बना सकते हैं, प्लीज बनाइए। एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या फेरोमैग्नेटिज्म का जो एक्सप्लेनेशन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनमें उनके सभी एटम्स, आयन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब हर एक एटम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक एटम की तरह बिहेव करता है, जिसको एटॉमिक मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हर एक एटम का जो एटॉमिक जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो अनप्रेडिक्टेबल की वजह से होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की में जो बहुत बड़ा फर्क है वो ये है
कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के हर एक एटम जो है वो एक दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है, पर उनका आपस में इंटरेक्शंस नहीं होता है। उनकी अलाइनमेंट के लिए हर एक एटम के लिए इंडिविजुअल प्रोसेस हमको लगानी पड़ती है। हर एक एटम को हर एक एटम इंडिविजुअली एफर्ट करता है अलाइनमेंट के लिए जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक बड़ी खास बात ये देखी गई है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का कोई भी एटम जो है वो अपने नेबर एटम के साथ भी इंटरेक्ट करता है और छोटे छोटे रीजन्स में बन जाता है। वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। एक डोमेन की जो विड्थ है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर के रेंज के आसपास होती है। एक डोमेन में तकरीबन 10⁻11 यानी कि 0.1 बिलियन 10 करोड़ 100 करोड़ के आसपास एटम्स होते हैं। एक डोमेन में जितने भी एटम्स होते हैं उन सबके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। इसीलिए एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट काफी ज्यादा होता है। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में जो डोमेन्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो इसमें छोटे छोटे से हिस्से हैं इनके अलग अलग पार्ट के इस तरह से, और इनके किसी भी तरह से ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं भैया, जिनको हम लोग छोटे रीजन को बोलते हैं डोमेन कहते हैं लोग। और इनके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस डिफरेंट होती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अलग डायरेक्शंस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस होती है। ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो सभी डोमेन्स जो हैं वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। खासकर वो डोमेन्स बहुत ग्रो होते हैं जिनके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन पहले से एक्सटर्नल मैग्नेटिक की डायरेक्शन में है। तो ये डोमेन्स जो होते हैं इन सबकी डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट मैग्नेटिक डायरेक्शंस में प्लीज बनाइए। ये है इन दी और व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। बनाइए, फिर इसके बारे में लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैंने आपको समझाया लिखा हुआ है, जैसे कि ईच एटम ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल substances has magnetic moment due to its unpaired electrons. However, the atoms interact one another in such a way they spontaneously align themselves in a common direction over a small volume called domain. तो आपको ध्यान रखना है स्पॉन्टेनियसली जो वर्ड है ना, अक्सर कोई भी फिजिक्स में प्रोसेस होती है तो उसमें आपको स्पॉन्टेनियस या स्टिमुलेटेड वर्ड मिलेगा। तो अगर कोई चीज स्पॉन्टेनियस हो रही है तो वो मतलब नेचुरली हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है। और अगर कोई चीज स्टिमुलेटेड है तो उसको हमने बाहर से एक्सटर्नल एफर्ट्स किए हुए हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की यही खास बात है कि उसके जो एटम्स हैं वो अपने नेबर एटम से एक दूसरे से इस तरह से इंटरेक्ट होते हैं कि एक रीजन बनाते हैं वो, और उस रीजन जिसको उनको डोमेन कहते हैं, जिसकी थिकनेस जिसकी साइज जो है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर होती है, उसमें सारे के सारे एटम सेम डायरेक्शंस में होते हैं। एक डोमेन में अबाउट 10⁻11 एटम्स होते हैं, यानी कि लगभग 10 करोड़ एटम्स होते हैं। और इन एटम्स की खास बात ये होती है कि इनके सबके मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शंस में होते हैं।
कॉन्सिक्वेंटली एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इसको 10⁻11 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर एक डोमेन मैग्नेटिक फील्ड से में अलाइन हो जाता है तो बहुत ही ह्यूज वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इसमें एक्वायर कर देता है। वेल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये सारे डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए इनके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस भी डिफरेंट होती है, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है सब्सटेंस का, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो जीरो होता है। लेकिन जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं या अप्लाई करते हैं तो सारे डोमेन्स जो होते हैं वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में अलाइन करने लगते हैं। और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये भी होता है कि जिन डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में होती है वो बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो प्लीज आप इसको लिखिए। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, जो मैं कर देता हूं, जगह भर गई है। बट व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू एन लाइन, यहां लिख लेते हैं, the domains align their magnetic moment in the direction of external field साइमल्टेनियसली एक चीज और होती है, simultaneously the domains having magnetic moment in the direction of external field ग्रो, ये होते हैं ग्रो। लिखिए यहां पर प्लीज। तो ये 2 लाइन्स बता देना बेटा, सिर्फ थोड़ा सा और कंप्लीट करना है। ग्रो on the cost of other domains. ये जोमिंग थ्योरी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, प्लीज नोट डाउन। Temperature dependence of ferromagnetism. Ferromagnetic property depends on the temperature. टेम्परेचर का एक बड़ा रोल है मैग्नेटिज्म में। किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम हीट अप करते हैं तो उसकी फेरोमैग्नेटिज्म कम होने लगती है, उसकी मैग्नेटिज्म कम होने लगती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है जो डोमेन स्ट्रक्चर है मटेरियल्स का वो घटता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। एक मिनट, फेरोमैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम हीटअप करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मैग्नेटिज्म रिड्यूस होने लगती है। जैसे जैसे किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है उसका डोमेन स्ट्रक्चर
डिसइंटीग्रेट होने लगता है, बिगड़ने लगता है। कॉन्सिक्वेंटली उसका फेरोमैग्नेटिज्म भी कम होने लगता है, मैग्नेटिज्म रिड्यूस होने लगता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, राइट। तो हम थोड़ा लिखते हैं, लिखो ferromagnetic property depends upon temperature. When a ferromagnetic substance is heated up, its domain structure, its domains are disintegrated. So the magnetism or magnetization of the substance धीरे धीरे gradually substance is gradually decreased, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्यूरी टेम्परेचर हम कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो इसकी टेबल यहां लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं क्यूरी टेम्परेचर। at a certain temperature, at a particular temperature, at a certain temperature, it is the temperature, certain temperature, a ferromagnetic, आप ऐसे लिख लीजिए एक्यूट, ठीक है। ferromagnetic substance is converted into a paramagnetic substance. कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आयरन, निकल, कोबाल्ट, Fe2O3 एंड गैडोनियम के क्यूरी टेम्परेचर भी हम लोग यहां लिख लेते हैं। तो लिख सकता हूं ये क्यूरी टेम्परेचर टेबल लिख सकते हैं, यहां बना लेता हूं, जगह नहीं, ठीक है। दी क्यूरी टेम्परेचर of some ferromagnetic substances are given below। एक टेबल ऐसे बना लीजिए आप इसमें, और यहां पर लोग लिख लेते हैं, यहां पे मटेरियल और यहां पे उनका क्यूरी टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और यहां पे लिखूंगा क्यूरी टेम्परेचर, जिसको TC से डिनोट किया जाता है। क्यूरी टेम्परेचर TC, ठीक। कोबाल्ट, आयरन, Fe2O3, ये क्यूरी टेम्परेचर जैसे रिड्यूस होते गए ना, सबसे ज्यादा कोबाल्ट ही होता है, उसके साथ एकदम Fe2O3, निकल, और उसके बाद गैडोनियम Gt। तो कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर होता है 1394 केल्विन होता है, केल्विन में ध्यान रखना। फिर 1043 केल्विन होता है आयरन के लिए। Fe2O3 के लिए इसकी वैल्यू की 893 केल्विन।
निकेल के लिए इसकी वैल्यू होती है 631 केल्विन और गैडोलियम की इसकी वैल्यू होती है 370 केल्विन। प्लीज नोट कीजिए। एक लास्ट पार्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर जब क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर हो जाता है, यानी कि जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो दी जाती है x इज इक्वल टू और काय इज इक्वल टू c अपॉन t माइनस टी सी। तो ये और पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं दी ससेप्टिबिलिटी ऑब्वियसली मैग्नेटिक susceptibility of ferromagnetic substances above Curie temperature above Curie temperature is given as psi is equal to chi is equal to capital C upon T minus Tc, where T is greater than Tc। T सब्सटेंस का टेम्परेचर है और ये क्यूरी टेम्परेचर। तो जब बॉडी का टेम्परेचर सब्सटेंस का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर ज्यादा होता है, प्लीज नोट कीजिए। तो हमने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है और अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, वो अपन डिस्कस करेंगे। प्लीज आप देखिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को। प्लीज पहले आप इसको नोट कीजिए। ससेप्टिबिलिटी के बारे में, कैपिटल T द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक अबव क्यूरी टेम्परेचर। आप चाहे तो लिख सकते हैं T इज गिवन दिस। नोट कीजिए प्लीज। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। ध्यान रखना आप लोग, हिस्टैरिसीस means lagging behind, पीछे पीछे चलना, फॉलो करना, लैगिंग बिहाइंड होता है। यह बताना किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी और उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी h है। तो हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है और हमने ये मान लिया एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या स्पेसिमेन। तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस मैग्नेटिक की इंटेंसिटी h है। इस h को ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 100, 200, 300, 400 ऐसे यूनिट्स को ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हैं। और इस मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाता है इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, उसको भी नोट किया जाता है। मतलब एक टेबल हम बना लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी h है और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है हम उसको नोट करते जाते हैं, उसके मैग्नेटाइजेशन को, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को, इसको बढ़ाते जाते हैं ग्रेजुअली एक डायरेक्शंस में, 100, 200, 300, 400, 500। तो हम लोग इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट एंड सो ऑन। ठीक, और इसको एक करस्पॉन्डिंग नोट करते जाते हैं।
तो एक समय के बाद हमको ऐसा पता चलता है कि ये जो हमारा स्पेसिमेन है वो जितना मैग्नेटाइज हो सकता था, जितना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ सकता था आ चुका था, और फिर बी का बढ़ना रुक जाता है। बी शुरू में बढ़ता है ग्रेजुअली, फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अब इसमें बी नहीं बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एच में रखने पर इस सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है वो पहले बढ़ता है, फिर सैचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जब हम देखते हैं कि इस मटेरियल का मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ना बंद हो गया है, तो हम एच को बढ़ाना बंद कर देते हैं और उसको ग्रेजुअली घटाते हैं 300, 200, 100 एंड 0, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में इसको -h लगा दी, ये +h है, मतलब कि -100 अपोजिट डायरेक्शंस में, और अपोजिट डायरेक्शंस में एक्सटर्नल फील्ड को ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है 100 यूनिट, 200, 300, 400, और करस्पॉन्डिंग बी को फिर हम लोग नोट करते हैं और फिर उसको वापस घटा के हम लोग 0 तक लेके आते हैं। मतलब एक डायरेक्शन पे हमने, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने किसी एक डायरेक्शन पे बढ़ाया 1 2 3 4 5, देन रिड्यूस किया 4 3 2 1 0, फिर उस एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन उसको ग्रेजुअली बढ़ाया -1 -2 -3 -4 -5 फॉर एग्जांपल, और फिर रिड्यूस किया -4 -3 -2 -1। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल ऑफ हिस्टेरिसिस। और इस वन साइकिल में जो हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें किस तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज हुआ है उसको हम नोट करते हैं और उनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जो BH ग्राफ है फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसी को हम लोग हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं, जो लगभग ऐसा होता है। हर मटेरियल के अलग अलग होता है, पर किसी टिपिकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए BH ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा होगा, ऑलमोस्ट ऐसा, ऑलमोस्ट ऐसा। यहां पे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड को वैसे बढ़ाया +h, इसे हम कह सकते हैं -h, इसे कह सकते हैं +b, और इसे हम कह सकते हैं -b, ठीक। ये O, और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट है A, एरो को ध्यान देखिए, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, उसके बाद ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है F, और इनके एरो की डायरेक्शंस भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। A B C D, ये E, ये F और E। आप इसको बनाइए फिर मैं बताता हूं। इसको कहते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व और हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं फॉर एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। प्लीज इसको बनाइए फिर मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर हमको दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वो हम लोग एक्सप्लेन करना है, वो मैं आपको बताता हूं। और जो दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो है, एक तो वर्ड हम यूज करते हैं रेटेंटिविटी, रेटेंटिविटी जिसको कुछ लोग रेमेनेंस भी बोलते हैं, रेमेनेंस, रेमेनेंस। और दूसरा वर्ड है जिसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी, ये मुझे बताओ। प्लीज एक ग्राफ बनाएंगे। तो इस ग्राफ के बारे में हमको ज्यादा जरूरत नहीं है लिखने की, ये ग्राफ आप समझ लीजिए, बहुत सफिशिएंट होगा। तो आप देखिए कि इस ग्राफ की शुरुआत O पॉइंट से हुई है। शुरू में जब हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था तो हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H वो भी 0 है और B दोनों 0 एट द इनिशियली एट पॉइंट O, चेक कर सकते हैं एट पॉइंट O, पॉइंट O आप देखोगे यहां पर एक्सटर्नल फील्ड भी 0 है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी 0 है। फिर हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, H को हमने ग्रेजुअली बढ़ाया तो मटेरियल का मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ना चालू हो जाता है और पॉइंट A पर जाकर मैग्नेटिक मटेरियल जो उसमें सैचुरेशन आ जाता है, मतलब कि मैग्नेटिक मटेरियल में और मैग्नेटाइज होना और ज्यादा होना बंद हो जाता है, वो सैचुरेटेड मैक्सिमम लेवल पहुंच जाता है। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग घटाते हैं, तो घटाते हैं तो देखिए आपको B पॉइंट मिलता है। आई एम श्योर आप सब बच्चे समझते हैं कि पॉइंट B जो है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। पॉइंट B को आप ध्यान से देखिए,
पॉइंट ओ का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो है, तो यहां पर एच भी जीरो है और बी भी जीरो है। पर पॉइंट बी को आप देखिए, पॉइंट बी को ध्यान से देखिए कि पॉइंट बी में का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है। मतलब पॉइंट बी पर, इस पॉइंट बी पर एच जीरो है, इस पॉइंट पर एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी आप देख सकते हैं एट पॉइंट बी एच जीरो है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी जीरो है, बट बी जो है ना इक्वल टू है ओ बी। देखिए इस ओ बी को हम कहते हैं रेटेंटिविटी, ओ बी को कहते हैं हम लोग रेटेंटिविटी, रेटेंटिविटी। हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें और उस मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को हमने हटा दिया पूरी तरह से, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटाइजेशन बच जाता है। द मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज कॉल्ड रेमनेंस और रेटेंटिविटी, जो हम लोग लिखते हैं। फिर आप देखिए ध्यान से कि अब हमने क्या किया कि इस H को ना अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चालू किया और रिड्यूस करते 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 अब देखिए ध्यान से पॉइंट सी को देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी जो है उस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट सी जो है उसका y कोऑर्डिनेट जीरो है। अब देखिए एट पॉइंट सी देखेंगे आप, इसका y कोऑर्डिनेट जीरो है यानी कि b जीरो है, ठीक है। तो b पॉइंट पर तो मटेरियल का मैग्नेटिज्म जीरो नहीं था, तो जितना मैग्नेटिज्म उस मटेरियल में बच गया था उसको खत्म करने के लिए हमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ा। तो सी पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिज्म बच गया था वो खत्म होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओसी को कहते हैं हम लोग, ओसी को कहते हैं हम लोग कोएसिविटी कहते हैं, कोएसिविटी मतलब external magnetic field, intensity of the external magnetic field applied in opposite direction to reduce, to neutralize the remanence or retentivity of the material। जो स्पेसिमेन है उसमें जो थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बच गया है उसको खत्म करने के लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है उसको हम कहते हैं कोएसिविटी। प्लीज ये सिर्फ दो डेफिनेशन आप याद रखना, फिर मैं बताते हैं। प्लीज इसको बनाइए, फिर मैं दोनों की डेफिनेशन लिखा देता हूं, नोट कीजिए फटाफट सब लोग। मैं लिखा देता हूं। तो ये पहली डेफिनेशन है रेटेंटिविटी, रेटेंटिविटी और रिमेनेंस, और रिमेनेंस, ठीक है। इट इज द magnetic field, it is the magnetic field, magnetic field remains inside a ferromagnetic substance, after the removal of external magnetizing field। और दूसरा डेफिनेशन हमारे पास जो है वो है कोएसिविटी। कोएसिविटी it is the intensity of magnetizing field, external field, it is the intensity of magnetizing, इसमें आ रहा है कैंसिल, हटेगा तो नहीं, हाँ लाइन है, intensity of magnetizing field applied in opposite direction, so that to neutralize
neutralize retentivity of the substance प्लीज नोट कीजिए। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी लंबे समय तक रिटेन करती है एट दी रूम टेम्परेचर। मतलब इनमें एक बार मैग्नेटिक उनको मैग्नेटाइज कर दें तो लंबे वक्त तक वो मैग्नेटाइज रहते हैं, ध्यान रखना। ऑन दी अदर एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो उनका मैग्नेटाइजेशन जल्दी से डिसअपियर हो जाता है। तो पहले हम लोग परमानेंट मैग्नेट के बारे में कहते हैं। हम लोग परमानेंट द substances which retain their ferromagnetic property. It is a ferromagnetic property for long duration, for long period at a room temperature, at a normal temperature, at room temperature are called permanent magnets. हिस्टेरिसिस कर्व से हम परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को चूज कर सकते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनका हिस्टेरिसिस कर्व वाइड होता है। दरअसल एरिया कवर्ड बाय द हिस्टेरिसिस कर्व जो है इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी लॉस इन वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है। अगर किसी मटेरियल का हिस्टेरिसिस कर्व वाइड है तो मतलब वो बहुत मुश्किल में मैग्नेटाइज हुआ है। और ये देखा गया कि जो परमानेंट मैग्नेट्स के मटेरियल्स होते हैं वो थोड़ी मुश्किल में मैग्नेटाइज होते हैं, पर एक बार वो मैग्नेटाइज हो जाए तो काफी लंबे समय तक उनमें मैग्नेटाइजेशन रहता है। परमानेंट मैग्नेट मटेरियल्स जो बनाए जाते हैं उनकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी ज्यादा होना चाहिए। तीनों चीज ज्यादा होनी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी और हाई परमिबिलिटी। हाई रिटेंटिविटी होने से वजह से उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर रहता है। हाई कोर्सिविटी होने का मतलब होता है कि उनके मैग्नेट को अब वो आसानी से खत्म नहीं होगा। उनके मैग्नेटाइजेशन, उनके अंदर जो बचा हुआ है मैग्नेटाइजेशन, उसको हटाने के लिए हमको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी मुश्किल से वो निकलेगा और वो परमानेंट मैग्नेट के लिए जरूरी है। और उनकी परमिबिलिटी भी हाई होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं द मटीरियल यूज्ड फॉर द substances of permanent magnet should have high retentivity, high coercivity and high परमिबिलिटी होना चाहिए। जिन मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है वो है स्टील बेस्ड मटेरियल है, स्टील, कोबाल्ट स्टील, एल्निको और टिकोना, इनसे यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स इसके लिख सकते हैं
तो जिनसे हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, स्टील, 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 कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील, एक एल्निको जो अपन ने पढ़ा है ना, एल्निको, और एक होता है टिकोनार मटीरियल एक्सेट्रा। प्लीज नोट कीजिए, टिकोनाल नोट कीजिए प्लीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उन मटेरियल से बनाया जाता है जिनकी रेटेंटिविटी कम होती है, ताकि जैसे एक्सटेंसिटी को हटाया जाए वो उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। लो कोर्सिविटी भी होना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत जो मैग्नेटिज्म बच गया है तो वो आसानी से एक्सटेंसिटी के थ्रू हट जाए, बट उनकी परमिटिविटी हाई होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो मटेरियल सुटेबल होता है, इट शुड हैव लो रेटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी एंड हाई परमिबिलिटी। सॉफ्ट आयरन इसकी बेस्ट मटेरियल है जो यूज किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जहां पर खासकर आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि वो ट्रांसफार्मर में बहुत स्पीड से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज की साइक्लिंग की प्रोसेस चलती है, जहां पर एक बहुत अच्छे सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपको देखेंगे सॉफ्ट आयरन बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, टेलीफोन। जहां पे भी स्पीकर या माइक होगा वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जरूर यूज होगा। तो ये चैप्टर अब समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।